गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ, अब हम लोग कल हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। आज हम लोग टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। फंक्शनल फॉरमैनशिप का मतलब हो गया, इन्होंने F.W. टेलर ने जो प्रिंसिपल्स दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट में, उसमें इन्होंने सबसे पहले एक चीज़ ये बताई कि हर वर्कर के अंदर कुछ पर्टिकुलर स्पेशलिटीज़ होती हैं, और हर वर्कर जो है, जो भी फ्लोर लेवल पे या शॉप लेवल पे काम करता है, उसको पर्टिकुलरली ऑर्डर दिए जाने चाहिए एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट से। अब जैसे यहाँ दिया है, इन दिस टेक्निक ईच वर्कर टेक ऑर्डर्स फ्रॉम फंक्शनल स्पेशलिस्ट एट शॉप लेवल। फंक्शनल स्पेशलिस्ट का मतलब यहाँ क्या हो गया, फंक्शनल स्पेशलिस्ट का मतलब ये हो गया कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी तरह के लोग काम करते हैं, तो हर कोई किसी न किसी पर्टिकुलर चीज़ में एक्सपर्ट होता है। तो एक्सपर्ट होता है तो जो भी वर्कर है उनको अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट के अंडर में काम करवाना चाहिए, जिससे कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकें। अब जब इन्होंने बात की फंक्शनल फॉर्मैनशिप की, तो इन्होंने ये बताया कि एवरी वर्कर शुड वर्क अंडर 8 स्पेशलिस्ट या अंडर 8 बॉसेस within 2 departments. There are 2 departments, first planning department and second ऑपरेशन डिपार्टमेंट। अब इन्होंने प्लानिंग डिपार्टमेंट में बताया कि देयर वुड बी 4 स्पेशलिस्ट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 स्पेशलिस्ट होने चाहिए, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क एंड कॉस्ट क्लर्क। अब इन्होंने पहली चीज़ बताई इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का मतलब क्या हो गया, वो पर्टिकुलर पर्सन जो कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड शॉप डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, अब ये चीज़ इन्होंने जो बताई कि अलग अलग जो बॉसेस हैं वो अच्छे तरीके से हर वर्कर को वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, हर वर्कर्स को अच्छे से काम करा सकते हैं उनके बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग। इसको याद रखने के लिए एक बहुत आसान सी चीज़ आपको बताते हैं। प्लानिंग जो होती है हमेशा टेबल पे की जाती है, ठीक है, ये हम जानते हैं। प्लान्स जो बनाए जाते हैं या फॉर्मुलेट किए जाते हैं वो टेबल पे फॉर्मुलेट होते हैं। तो आपको ये हमेशा आप याद रखेंगे हमेशा कि फंक्शनल फॉर्मैनशिप में दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक ऑपरेशन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में हम जब बात करते हैं, अगर आप टेबल के थ्रू इसको याद रखना चाहें या कनेक्ट करना चाहें, तो आप ये याद कर सकते हैं कि टेबल पे डर्ट बहुत इकट्ठा होती है। अब डर्ट से यहाँ क्या मतलब है, ये एक वर्ड नेमोनिक्स है। जैसे आपने देखा शॉप डिसिप्लिनेरियन या डिसिप्लिनेरियन का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन को मेंटेन करना। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है डी स्टैंड फॉर डिसिप्लिनेरियन, आई स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, R stands for root clerk and T stands for time and cost clerk. तो DIRT DIRT। तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि फंक्शनल फॉर्मैनशिप में जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होती है उसमें जो 4 अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो आपको डर्ट वर्ड याद रखना है, DIRT। D stands for disciplinarian, I for instruction card clerk, R for root clerk and T फॉर टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। अब जब हम आते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या प्रोडक्शन स्टेज पे या ऑपरेशन स्टेज पे, तो यहाँ पे भी 4 स्पेशलिस्ट होते हैं। अब ये 4 स्पेशलिस्ट कौन हैं, ये 4 स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे कौन हैं, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, गैंग बॉस एंड इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर।
अब प्रोडक्शन जो होता है वो फैक्ट्री में होता है, और फैक्ट्री में हमेशा रिस्क बना होता है। कभी भी कोई मिसहैपनिंग हो सकती है, तो उस पर्टिकुलर मिसहैपनिंग को का हम कह सकते हैं कि मिनिमाइज़ करने के लिए, उसको कम करने के लिए इन्होंने बताया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 अलग अलग स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जो कि वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दें, उनको उनसे काम कराएं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है रिस्क। आर, वेयर आर स्टैंड फॉर रिपेयर बॉस, आर स्टैंड फॉर रिपेयर बॉस, आई स्टैंड फॉर इंस्पेक्टर, एस स्टैंड्स फॉर स्पीड बॉस एंड जी स्टैंड फॉर गैंग बॉस। रिस्क वर्ड याद रहेगा तो के की जगह आपको जी कर देना है। रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, स्पीड बॉस एंड गैंग बॉस, इन सभी स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्क को एग्जीक्यूट कराना या वर्क को कंप्लीट कराना विद द हेल्प ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स को टाइम टू टाइम गाइड करना, उनको हेल्प प्रोवाइड करना, ये सारे काम इन 2 डिपार्टमेंट्स के 8 स्पेशलिस्ट का होता है, और ये हम फंक्शनल फॉर्मैनशिप कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिम्प्लिफिकेशन पे। स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन मतलब किसी भी काम को आप कितने स्टैंडर्ड तरीके से कर सकते हैं, प्लस जो भी आप काम कर रहे हैं उसको उसमें मैक्सिमम क्वालिटी अचीव करने के लिए आपको हर पर्टिकुलर रिसोर्स का एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना होगा। वो चाहे आपके रॉ मटेरियल हों, चाहे आपके प्रोडक्ट्स हों, चाहे आपकी मशीन हो, चाहे वर्किंग कंडीशन हो, कुछ भी हो। अब इन्होंने ये कहा कि फॉर मैक्सिमाइजिंग क्वालिटी आउटपुट, टेलर एम्फेसाइज्ड ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस। पहली चीज़ इन्होंने बताई कि जो प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं वर्क को कंप्लीट करने के लिए, वो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए। रॉ मटेरियल, टाइम, रॉ मटेरियल किस स्टैंडर्ड का आपको यूज़ करना है, एक पर्टिकुलर टाइम आपको पता होना चाहिए, या ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को ये पता होना चाहिए कि एक काम को करने में कितना टाइम लग रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, किस क्वालिटी का, मशीन्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं, मेथड स्टैंडर्ड क्या है, और वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्टडीज़। अब इन्होंने कुछ स्टडीज़ बताई कि जिसमें टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी और फटीग स्टडी। इन्होंने ये बताया, ये 4 तरीके के इन्होंने वर्क स्टडी की टेक्निक्स बताई कि किसी भी काम को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए आपको ये 4 तरीके के स्टडी करने होते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि मैनेजमेंट को अननेसेसरी चीज़ों को या अननेसेसरी एक्टिविटीज़ को सिंप्लीफाई करना चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि आपको अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उनको लिमिटेड कर लेना है। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी करने की या साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड एक्टिविटीज़। तो अब इन्होंने फिर आगे बताया, जब हम लोग आगे आते हैं मेथड स्टडी। सबसे पहले मेथड स्टडी का मतलब हो गया कि हर काम को करने का या हर वर्क को परफॉर्म करने का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेथड होता है, और उसका एक बेस्ट मेथड जो है सेलेक्ट करने का काम मैनेजर का होता है। इन्होंने बताया मेथड स्टडी इंश्योर रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बाय सेलेक्टिंग वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग जॉब। अब इन्होंने जो बताया कि मेथड स्टडी जो है उसका काम होता है ये इंश्योर करना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कैसे कम से कम कर सकते हैं और कैसे आप अपने क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो कब होगा? जब आपको पता होगा किसी काम को करने का जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो क्या है। फिर इन्होंने बताया मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में इन्होंने ये बताया कि अननेसेसरी मूवमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में रिस्ट्रिक्ट करना है। बिना वजह के एम्प्लॉयज़ यहाँ से वहाँ घूमते हैं या अपने जो यूज़फुल मूवमेंट्स हैं उनको वेस्ट करते हैं। इन्होंने मूवमेंट्स को जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो जो नेसेसरी मूवमेंट्स हैं या यूज़फुल मूवमेंट्स हैं, और दूसरा अननेसेसरी मूवमेंट्स। अब यूज़फुल मूवमेंट क्या होता है कि आप अपने डेस्क पे बैठे हैं ऑफिस में और आपको
आपको अगर बॉस के रूम तक जाना है तो आपको ये पता है कि सीधा रास्ता है जहाँ से आप अपने बॉस के रूम में जा सकते हैं, या आपने एक कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री में कोई शेल्फ है जहाँ आपको पता है कि ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, तो आप सीधा अपने प्लेस से उस पर्टिकुलर प्लेस तक जाएंगे। तो ये यूज़फुल मोमेंट हो गया। लेकिन वहीं अगर आपको चीज़ों को खोजना पड़े या आपको ये पता ही ना हो कि ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट या ये पर्टिकुलर टूल कहाँ रखा है, तो आपके बहुत सारे वेस्टफुल मोमेंट होंगे या अननेसेसरी मोमेंट होंगे। तो इन्होंने ये बताया कि मोशन को कंट्रोल करना या मूवमेंट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है और अननेसेसरी मूवमेंट्स को एलिमिनेट करना होता है। टाइम स्टडी में इन्होंने बताया कि किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जो कि डिसाइड होता है एवरेज वर्कर के टाइम टेकिंग से, कि एक पर्टिकुलर एवरेज वर्कर कितना टाइम ले रहा है एक काम को कंप्लीट करने में। और टाइम स्टडी से ऑर्गेनाइजेशन को लेबर कॉस्ट को असेस करने में या उसको डिटरमाइन करने में भी हेल्प मिलती है। फिर इन्होंने बताया फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब इन्होंने ये बताया कि जो टाइम पीरियड है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, उसके बीच में प्रॉपर इंटरवल्स या हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंट इंटरवल्स होना ज़रूरी है, जिससे कि वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। तो उन्होंने ये बताया कि हर 3 या 4 घंटे के बाद एम्प्लॉयज़ को एक स्मॉल ब्रेक मिलना चाहिए और 5 या 6 घंटे के बाद एक बिग ब्रेक या बड़ा ब्रेक मिलना चाहिए, जिसमें कि वो अपने आप को दोबारा से री एनर्जाइज कर सकें। ये उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप पूरे दिन क्लास में बैठे रहेंगे तो आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, या आप का फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपका जो समझने का लेवल है या अंडरस्टैंडिंग लेवल है या परफॉर्मेंस लेवल है वो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए आप भी जानते हैं कि आपके फर्स्ट 4 पीरियड के बाद आपको ब्रेक दिया जाता है हाफ एन आवर का या 20 मिनट्स का, ताकि आप अपने आप को री एनर्जाइज कर सकें। तो यही चीज़ टेलर ने भी प्रोपाउंड की कि हर वर्कर को एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ रेस्ट मिलना चाहिए और फ्रीक्वेंट रेस्ट इंटरवल्स उनको मिलने चाहिए। तो ये इनकी वर्क स्टडी हो गई। नेक्स्ट जो इनका टेक्निक है वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब इसमें इन्होंने ये बताया कि आपको अपने वर्कर्स को एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स में डिस्टिंग्विश करना होगा, या मैनेजर को ये काम करना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप अच्छा काम जो वर्कर कर रहा है उसको भी आप सेम रेट से पे कर रहे हैं, और जो वर्कर अच्छा काम नहीं कर रहा है या इनएफिशिएंट है उसको भी आप सेम रेट से पे कर रहे हैं, तो ये जस्टिफाई नहीं होता। इसलिए इन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिफरेंट पीस वेज सिस्टम होने चाहिए, जिससे कि हम इजीली एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। जो भी वर्कर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं, उनको हायर रेट पे करना चाहिए, और जो भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म से बिलो में प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको लो वेज मिलना चाहिए, ये इन्होंने बताया। अब सभी लोग ये वीडियो को ध्यान से देखिए और इस टॉपिक पे नोट्स बनाइए। गुड डे।